बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करता हूँ कि इस नए साल में ये आपके लिए खुशियों से भरा रहे और जो आपके इमिग्रेशन मसले मसाइल हैं उनका भी हल आए, आमीन। अपडेट्स देने से पहले मुझे बताया जा रहा है कि एक कॉलर वेट कर रहे हैं लाइन के ऊपर। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अफसल कुरैशी है और मेरे पास 2009 में ना मेरी वाइफ यूरोपियन, तो मुझे 5 साल का वीज़ा मिला था। ठीक है, कितने साल का वीज़ा मिला था आपको? और 5 साल का वीज़ा सर मिला था। ठीक उसके है, बाद मैंने अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, तो उन्होंने मुझे दिया था परमानेंट रेजिडेंस कार्ड ठीक हो गया। 2015 में सर। ठीक है, और अब मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो चेंज करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा सर? पहली बात तो है आपने सेटल स्टेटस हासिल कर लिया या नहीं किया? सेटल स्टेटस तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, लेकिन उस वीजे के ऊपर लिखा हुआ परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। ठीक है, मैं देता हूँ आपको। अच्छा, और ये जो कार्ड है ये आपने कब हासिल किया था? सर ये मुझे मिला था 14 मार्च 2015 में। ठीक है, मैं देता हूँ। अच्छा, और कोई सवाल आपका? बस सर यही है कि मैंने नेशनल अप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप करना चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ। लीगैलिटी के हिसाब से तो मुझे तकरीबन जो वीजे मिले हुए हैं वो 11 साल पुराने, 11 साल से मैं यहाँ पे लीगल रह रहा हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ब्रेक्सिट के बाद 31 दिसंबर 2020 के बाद होम ऑफिस ने रूल्स अमेंड किए थे कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको पहले सेटल स्टेटस हासिल करना होगा। उससे पहले अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस था और आप अप्लाई करते थे नेशनलिटी के लिए, आप कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसके बाद उन्होंने रूल्स चेंज किए कि पहली चीज़ जो आपने करनी है नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले, आपने सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है। वो मेरे ख्याल में आपको विदिन 1-2 मंथ्स में आपको होम ऑफिस इशू कर देगी। कोई ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बस अप्लाई करना है, अपना BRP अपलोड करना है और विदिन 1 मंथ 2 मंथ्स आपको वो इशू कर देंगे सेटल स्टेटस। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आपने और क्या क्या पास करना होगा, आपने इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा जो है B1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और उसके साथ साथ आपने लाइफ इन द UK टेस्ट भी पास करना होगा। और जो तीसरी चीज़ आपने जो साबित करनी होगी वो है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कि पिछले 5 सालों में आपने 450 डेज़ से ज़्यादा UK के बाहर नहीं गुजारे। अगर आप ये सारी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको इशू कर देगी ब्रिटिश नेशनलिटी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, कॉल से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी अपडेट्स शेयर करना चाहता था, और इस वीक की अहम अपडेट्स हैं केविन फॉस्टर की तरफ से, जो है हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर, और उनसे चंद सवाल पूछे गए थे इस वीक और उनके जवाबात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला सवाल तो उनसे पूछा गया था कि जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है वो सबको नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो PBS माइग्रेंट्स हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर, या जो हैं ऑन सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा, वो पब्लिक फंड्स नहीं हासिल कर सकते। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि ये जो पाबंदी है इसको आप हटाएंगे उन लोगों के लिए या नहीं। उनका जवाब थोड़ा सा गोल मोल का था। उन्होंने यही कहा कि जी नहीं, हमने बहुत ही फैसिलिटीज़ बनाई हैं इस पैंडेमिक में, जैसे कि हमने पाबंदी हटा दी थी माइग्रेंट्स के लिए कि वो हासिल कर सकते थे फरलो स्कीम और वेरियस अदर ग्रांट्स, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम वो पाबंदी हटा देंगे उन माइग्रेंट्स के लिए जिसको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स अभी नहीं मिलता। ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी। उनका ये कहना था कि जो ह्यूमन राइट एप्लीकेंट्स हैं वो फ्री एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि हम उनके लिए कोई ऐसी नरमी करेंगे। दूसरा सवाल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, उनसे ये पूछा गया था
कि आपने जो 18 to 25 ईयर ओल्ड्स हैं उनके लिए ये नई पॉलिसी बना दी है, जहाँ अगर उन्होंने 5 साल यहाँ यूके में गुजारे हैं लॉफुली और वो 18 to 25 के दरमियान है, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो रूट्स हैं 10 ईयर रूट फॉर एग्जांपल, उसको आप कम करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर डेटा देखा जाए 2012 से पहले 75% एप्लीकेंट्स विद इन 5 ईयर्स में सेटल करते थे, हासिल करते थे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब वो नंबर तकरीबन 30% तक आ गया। और वो जो जिसने सवाल पूछा था उनका ये कहना था कि जी ये जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये 10 ईयर रूट, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट मिस कर दें इसमें फिर आप ओवरस्टेयर हो जाते हैं या आपको फीसिस भरनी पड़ती हैं बार बार और बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और उनसे ये सवाल पूछा गया था केविन फॉस्टर से कि आप जो 10 ईयर रूट है उसको कम करेंगे या नहीं। अगेन उन्होंने सही तरह जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हम रूल्स को सिंपलीफाइड करेंगे कि आसानी हो एप्लीकेंट्स को कि समझने में, और उसके मुताबिक आप फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम उसको कम करेंगे, हम एक फॉर एग्जांपल 10 ईयर रूट को 7 साल पर ले आएंगे या उसको 5 ईयर्स पर ले आएंगे, नहीं। उन्होंने बस यही कहा कि जो रूल्स हैं उनको हम थोड़ा सा आसान करेंगे, आपके समझने में आपको आसानी हो और ये ना हो कि आप कोई गलत एप्लीकेशन सबमिट कर दें या आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दें। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी, होम ऑफिस कहती एक चीज़ है और करती कुछ और है। अब आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आप देख ले अपेंडिक्स EU, जब आप सेटलमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर आप गूगल में टाइप करें अपेंडिक्स EU, आपको वो सारे रूल्स नज़र आ जाएंगे। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मेरे ख्याल में जो सोलिसिटर्स हैं उनको भी नहीं समझ आएगी इसमें क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने जानबूझ के उनको गलत तरह ड्राफ्ट किया है। फॉर एग्जांपल, अब जब हम बात करते हैं कोई भी रूट के ऊपर, हम पहले बात करते हैं कि आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, लीव टू रिमेन। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूरोपियन के साथ शादी की है, आप पहले हासिल करते हैं प्री सेटल स्टेटस और उसको आप कहते हैं फॉर एग्जांपल लीव टू रिमेन। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए, जिसको कहते हैं सेटल स्टेटस। अब जब आप देखते हैं अपेंडिक्स EU, वहाँ वो क्या करते हैं, पहले वो बात करते हैं सेटल स्टेटस के ऊपर और उसके बाद वो नीचे आते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्री सेटल स्टेटस के लिए। और ये गलत है, पहले क्या होना चाहिए, प्री सेटल स्टेटस फिर सेटल स्टेटस, लेकिन इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह ड्राफ्ट किया है। सो देखते हैं होम ऑफिस क्या करती है। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा KEjaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शिराज अली है। मैं पूछना चाहना सी, मैं मैरिज था यूके लीगल सां, पर फिर मैं मैरिज कीते सी। किदों कीती सी? वो 1 year ago. Okay, ठीक है, 1 year ago, and then? Then I submit all the documents to Home Office. It's nearly about 2 months now. You know how long it's gonna take for Home Office normally to reply? Okay, and on what basis did you apply? So your partner, what nationality is she? Marriage. What nationality is your partner? Settlement UK. So I'm presuming she has indefinite leave to remain. She's European. She's Pakistani. पाकिस्तानी। आप उर्दू में बात करें, आपको भी मुझे भी आसानी होगी। ठीक है, उनके पास है, वो पाकिस्तानी है, उनके पास है इंडेफिनिट, ठीक है ना? सेटलमेंट है उनके पास, जी जी। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और आपने उनकी बेस के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है जी? ठीक है, और आपको 2 माह हो गए हैं। 2 months now, yeah, because मैंने अक्टूबर में किया था। ठीक है, अक्टूबर में आपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि आपकी रिलेशनशिप में कोई बच्चे हैं या आप? नहीं, अभी नहीं फिलहाल। ठीक है, आपने ये खुद एप्लीकेशन सबमिट की? सॉरी 12 years इधर मुझे हो गया ना, 12 साल हो गए। अच्छा, वो जो आपकी वाइफ है उन्होंने सेटल स्टेटस किस बेस पर हासिल किया था, असाइलम या? सेटल उन्होंने किया था असाइलम पे। ठीक है, बिकॉज वो स्टूडेंट थे ना, तो फिर वो उन्होंने अपना जब सेटल किए कर लिया था पहले, फिर बाद में मेरा उनके साथ हुआ है केस जमा। ठीक है, और आप कितने अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं?
रिलेशन जो शो हुई है वो तो 2 साल की शो हुई है उधर पेपर में, ऐसे पहले से हम जानते हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू शुक्रिया। अगर आपने अक्टूबर में एप्लीकेशन सबमिट की है, 6 मंथ लगते हैं होम ऑफिस को डिसाइड करने में। सो अभी फ़िलहाल आप वेट करें, अभी 4 माह आपके हुए हैं, 3 माह तकरीबन। मुझे लगता है मेरे ख्याल में और 3 माह के बाद आपको जवाब मिल जाएगा, और मेरे ख्याल में वो होगा आपके लिए वेरी गुड न्यूज़। सो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। Hello. I would like to get advice regarding the British nationality. I applied for myself and my husband, but unfortunately his nationality was refused on the basis that his residential card was not converted to EU settlement status because Right. he did not meet the deadline. Correct. Is it still possible to apply for the settlement status after the deadline? That's my first question. Right. And another one. Right. Once he's got the settlement status, Okay. does he need to wait 1 year to apply for his nationality? Okay. And any other questions? That would be it. Do you watch this show often? Sorry, second? I said, do you watch this show often? Yes. Right. Okay. Thank you very much. Thank you. Right. So regarding your first question, that your husband applied, and because he did not obtain settled status, they refused his nationality application. And now you're asking, can he make an out-of-time settled status application and then possibly reapply for British nationality? The answer is yes, because the Home Office has made these certain exceptions whereby if you miss the deadline of 30th June, for whatever reason, for example, you were unaware of that requirement, as many people were, or you didn't have access to a computer, or for whatever other reason you could not apply in time, you can explain that to the Home Office, and then your husband or your partner can apply for settled status. The Home Office currently is quite lenient with this requirement, so I wouldn't expect there to be any problems, provided your husband gives a plausible explanation. Regarding your second question, could your husband apply again? He most certainly can once he's obtained settled status. And your third question, which was when will he be eligible to apply for British nationality? Again, that will be from the date he was granted indefinite leave to remain permanent residence, so not settled status. So if he was granted settled status, if he was granted permanent residence in 2018 or 19, it will be from that period. So as soon as he obtains settled status, say for example in 3 or 4 months' time, he could immediately apply for British nationality. A bit of advice, and you could possibly try this. If your husband's nationality application has been refused, you could ask for a mandatory reconsideration, paying the prerequisite fees, and then at the same time apply for settled status in the hope that the settled status application gets decided before the British nationality application. And if that is the case, you could then write to the Home Office and say, I've obtained my settled status. Whilst my nationality reconsideration application is pending, please can you take this into consideration? And that way, you'll potentially save paying for another nationality application. I hope that helps. Best of luck with your application and thank you for your call. नाज़रीन, ये खातून ने सवाल जो भी पूछा है कि इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अप्लाई किया नेशनलिटी के लिए, और क्योंकि उन्होंने सेटल स्टेटस पहले हासिल नहीं किया था, उनके पास था PR, उन्होंने सीधा अप्लाई कर दिया नेशनलिटी के लिए, उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्ट ऑफ द शो, लाजमन होता है कि आपके पास सेटल स्टेटस होना चाहिए जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। उनकी एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ हो गई है, और उनको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि पहली चीज़ है कि इनको अप्लाई करना चाहिए सेटल स्टेटस, जैसे ही उनको मिल जाए उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि PR इनको मेरे ख्याल में मिली थी 2019 या 18 में, और जब सेटल स्टेटस अब मिलेगा इनको फॉर एग्जांपल 3-4 माह बाद, जो 1 साल बाद आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, वो टाइम पीरियड कब से शुरू होगा? और मैंने इनको एक्सप्लेन किया जब से इनके हस्बैंड को इशू हुआ था परमानेंट रेजिडेंस, जो है मेरे ख्याल में 2018-19 से,
उस दिन उसके 1 साल बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका ये मतलब कि जैसे ही इनको मिल जाए सेटल स्टेटस, इनके हस्बैंड फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, योर लाइफ ऑन है। हेलो जी, फरमाइए, आप लाइव ऑन एयर है। I received a letter from residents to in UK. That letter was कैन यू स्पीक हिंदी? 8 नवंबर को मिला, 23 को बायोमेट्रिक दिया और अभी तक कार्ड नहीं मिला है। बायोमेट्रिक्स आपने कब दिए थे? नवंबर में। ठीक है ना। और कौन सी एप्लीकेशन थी? बायोमेट्रिक कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया था? बायोमेट्रिक ने उनका लेटर मेरे को 8 नवंबर को मिला, 8 तारीख को, 23 को मैंने बायोमेट्रिक दे दिया, अभी तक कार्ड नहीं मिला है। नहीं, मुझे ये बात बताएं, जो बायोमेट्रिक्स आपने दिए थे वो कौन सी एप्लीकेशन के लिए थे? लेटर आया था। ठीक है, और आपकी अभी कौन सी एप्लीकेशन पेंडिंग है? असाइलम की फॉर एग्जांपल? या वो असाइलम के 20 साल ओवर थे मेरे। सॉरी, 21 years। तो आपने 20 साल की एप्लीकेशन सबमिट की थी होम ऑफिस को? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। अगर आपने नवंबर में फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और अगर आपने नवंबर में एप्लीकेशन सबमिट किया था, फिर उसके 6 माह बाद आप टाइम पीरियड शुरू कर लें कि आपको होम ऑफिस डिसीजन देगी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग थी और उसमें आपने फर्दर सबमिशंस किए हैं और उसके दौरान उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की है कि जी आप अपने दोबारा फिंगरप्रिंट्स दें, फिर इस पर आप कोई टाइम लिमिट होम ऑफिस नहीं देती। हो सकता है वो साल लगा लें, हो सकता है वो 6 माह लगा लें। सो अभी मुझे ये नहीं पता कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन की है या असाइलम के थ्रू आपने ये फर्दर सबमिशंस किए हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि एक सॉलिसिटर के पास जाके एक चिट्ठी लिख दें होम ऑफिस को कि जी मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है, 3-4 माह हो गए हैं, प्लीज़ इसको आप एक्सपर्टाइट करें, और उम्मीद है होम ऑफिस आपको ज़रूर जवाब देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे अक्सर आजकल ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमने सुरिंदर सिंह की इन कंट्री एप्लीकेशन सबमिट की थी। जो लोग ओवरसीज़ रह रहे थे अपने हस्बैंड या वाइफ्स के साथ और वहाँ यहाँ यूके आ गए और उनको मिला था 5 ईयर का रेजिडेंस कार्ड। उसके बाद उन्होंने अभी अप्लाई किया है पेपर बेस्ड एप्लीकेशन अंडर द सेटलमेंट स्कीम। उनकी एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग हैं और लोग अक्सर परेशान हैं। आप अकेले नहीं हैं इसमें। जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था सेटलमेंट स्कीम के ऊपर फॉर सुरिंदर सिंह एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है और वो 6 तो लेके 9 महीने लग रहे हैं डिसाइड होने में। और इसकी वजह ये है कि जो ज़मरानो एप्लीकेशंस थे वो भी पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस थे और आपने खुद देखा था कि हज़ारों लोगों ने वो अप्लाई किए थे ज़मरानो एप्लीकेशंस, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग होगी। सो इसलिए अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है और अभी तक आपको जवाब नहीं आया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बेफिक्र हो जाएं। होम ऑफिस आपको लाजमन इशू कर देगी आपका स्टेटस। नाज़रीन, लगता है वो कॉलर ने दोबारा कॉल कर लिया, देखते हैं अभी वो क्या पूछ रहे हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। सर, मेरे को 8 तारीख को अभी मैं फिर से कॉल लिया है। मेरे को 8 नवंबर को होम ऑफिस का चिट्ठी मिला और उस पर नंबर लिखा था कि बायोमेट्रिक डेट बनाओ। वो डेट बनाई और 23 तारीख को मैंने फिंगरप्रिंट दे दिया और उसके बाद 23/11 के बाद से अभी तक कार्ड नहीं आया। मुझे ये बात बताएं भाईजान, नवंबर से पहले आपने कोई फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस को सबमिट की थी या नहीं? मेरा वो केस पेंडिंग केस ही चल रहा था असाइलम का केस। ठीक है। और जैसे मैंने समझाया आपके कॉल के बाद, अगर आपने लेकिन मेरा ऐसा था कि 21 साल हो गए मेरे। जी मैं समझता हूँ, और मैंने जैसे आपको समझाया था अभी कॉल के बाद कि अगर असाइलम के थ्रू होम ऑफिस ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने फिंगरप्रिंट्स दें, उसमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं होती। हो सकता है आपका एप्लीकेशन 6 माह पेंडिंग रहे,
3 माह पेंडिंग रहे और 1 साल भी पेंडिंग हो सकता है। इसलिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आपको अभी हो गए हैं 3-4 माह वेट करते हुए, आप अपने सॉलिसिटर के थ्रू एक चिट्ठी उनको लिख दें कि जी अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे 21 साल हो गए हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा एप्लीकेशन एक्सपेडाइट करें और जल्दी से मुझे जवाब दें। या फौरी तौर पर आप मंडे जाके सॉलिसिटर को कह दें कि ये आपके लिए चिट्ठी लिख दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि जब आप असाइलम सबमिट करते हैं फॉर द सबमिशंस, उसमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं होती कि होम ऑफिस विद इन 6 मंथ्स में वो कंसिडर करेगी, क्योंकि असाइलम में इतनी बैकलॉग है, इतने एप्लीकेशंस हैं कि वो साल तकरीबन 2-2 साल भी पेंडिंग रहते। अब मैंने एक क्लाइंट के लिए फर्दर सबमिशंस किए थे, वो 2 साल पेंडिंग रहे और 2 साल बाद होम ऑफिस ने हमें लेटर लिखा कि हम आपको ग्रांट कर रहे हैं वीज़ा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कोई ऐसी फिक्स डेडलाइन नहीं होती। बेस्ट चीज़ यही है कि सॉलिसिटर के थ्रू हर 3-4 माह बाद होम ऑफिस को आप पुश करते रहे। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नहीं, अगले कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे ईमेल के ज़रिए मेरी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी टर्न नहीं आ रही, आज रात को हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ जाके कमेंट्स में आप मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। लेकिन एक शर्त है, आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर मैं आपके जवाब नहीं दूंगा। सो आपने भी सब्सक्राइब करना है और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मैंने अपनी सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की थी और वो है ना रिजेक्ट हो गई थी। ओहो। वो रिजेक्ट हो गई थी इसलिए कि होम ऑफिस में जो कॉन्टैक्ट पेपर मिस थे तो उन्होंने दोबारा से प्री सेटलमेंट दे दी थी मुझे। ठीक है। तो मैंने फिर मई को है ना एडमिट रिव्यू डाल दिया। ठीक है। क्योंकि मुझे जो वो 7 महीने से जवाब नहीं अभी तक नहीं आया। अच्छा। और मेरा ये दूसरा ये सवाल था कि मैं वालिद के डिपेंड हूँ तो उनके साथ रहा हूँ 5 साल से और काम भी अपना कर रहा हूँ फुल टाइम, कभी फुल टाइम काम कर रहा हूँ 5 साल से, 12 इकट्ठे रह रहे हैं। और पूछना चाह रहा था कितना टाइम, कोई मसला तो नहीं मेरा बनेगा सेटल स्टेटस पर, कितना टाइम लगेगा? सॉरी, दूसरा सवाल मैं आपका समझा नहीं। आप पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं फुल टाइम? जी, मैं अपने वालिद के साथ रह रहा हूँ, उनके डिपेंड मुझे मिला था। उनके डिपेंडेंसी, हाँ, डिपेंडेंट बन के आपको मिला था। ठीक है जी। अभी ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे सेटल स्टेटस पे कोई मसला तो नहीं बनेगा और कितना टाइम लगा रहा है एडमिट रिव्यू पे, अभी तक जवाब नहीं आया, तकरीबन 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वैसे तो एडमिन रिव्यू विद इन 3-4 मंथ्स में आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा कि एडमिन रिव्यू के एप्लीकेशन उनमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, 6 to 8 मंथ्स। आपने बताया कि 7 मंथ से पेंडिंग है। अगर 1 माह के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता फिर बेस्ट यही होगा कि आप एक होम ऑफिस को एक लेटर लिखें कि जब काफ़ी टाइम हो गया प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट करें। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और इस पर तो कोई असर तो नहीं होगा आपके स्टेटस के ऊपर, बिल्कुल नहीं होगा। कि अगर आप देखें सेटलमेंट स्कीम की रिक्वायरमेंट्स, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल करते हैं, आप हासिल कर सकते हैं सेटल स्टेटस। बहरहाल अगर आप उनके साथ रह रहे हैं वो मेरे ख्याल में इज़ वेरी गुड, चाहे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये भी साबित कर सकते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन आई मीन स्टिल इन द सेम हाउस होल्ड, सो इससे उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी कि आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ करें। फौरी तौर पर आप ये करें कि उनको फॉलो अप करें कि जी मेरा एप्लीकेशन अभी 7 मंथ से पेंडिंग है, प्लीज़ इसको जल्दी से एक्सपेडाइट करें। उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, मेरा क्वेश्चन है आपसे लॉन्ग रेजिडेंस के मुतालिक। जी जी।
मेरा कोर्ट हेयरिंग होना है। ये अभी हक का केस जो है कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। जी जी, वेरी बैड न्यूज़। नया केस दूसरा आया है अफजल वाला। तो इसके मुतालिक आप मुझे बता सकते हैं कि जो कोर्ट हेयरिंग है मेरी, इसमें मेरे साथ क्या हो सकता है? आपके सोलिसिटर ने क्या बताया है पहले? जी, आपकी जो सोलिसिटर हैं, जो आपकी अपील है अभी हेयरिंग आ रही है, उसने क्या बताया? उसने भी पढ़ी होगी जजमेंट। उनसे मैंने अभी पूछा नहीं है क्योंकि ये अफजल का केस तो अभी है। नहीं, वो 2 वीक हो गए आए हैं। जी जी, उनसे मैंने पूछा नहीं है क्योंकि ये अभी मुझे कोरोना भी हुआ था, तो ये न्यू ईयर आया था और बाद में ये अच्छा क्रिसमस में आया था। ठीक है, इस वजह से ऑनेस्टली मैंने उनसे पूछा नहीं है। आप यूके कब एंटर हुए थे? जी, यूके कब एंटर हुए थे आप? मैं जनवरी 2010 में आया था। ठीक है, कौन से वीजे के ऊपर? जी, कौन से वीजे के ऊपर आए थे? स्टूडेंट पर? मैं स्टूडेंट आया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक्सटेंशन मिलती नहीं, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने वीजा लिया था, एंटरप्रेन्योर वीजा लिया था। ठीक है, उसके बाद वो मुझे मिल गया था और उसके बाद जो है वो पूरा वो पीरियड पूरा हुआ, फिर 39E का वो मसला है। कब हुआ? टाइम पीरियड मुझे बताएं ना। क्या कब हुआ? डेट्स बताएं मुझे थोड़ी सी, इसलिए मेरा केस रिफ्यूज हुआ था 2018 में। ठीक है, तो 18 में जब रिफ्यूज हुआ था तो 14 डेज में फिर मैंने नया एप्लीकेशन डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा नया एप्लीकेशन जो है वो अभी तक वो नया एप्लीकेशन जो है वो अभी कोर्ट में है। नहीं, जो 2018 में आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, राइट? जी जी, वो 3 साल पेंडिंग रहा है? जी जी, वो पेंडिंग है। कौन सी एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी? जी, आपने कौन सी एप्लीकेशन सबमिट की थी 2018 में? जी 2018 में की थी, लेकिन वो फिर उन्होंने जब रिफ्यूज किया तो उस टाइम था वो 10 साल का, वो क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने उनमें से उनको बताया कि मतलब मेरा 39E का जो बनता है। नहीं, मेरी बात सुने। आपने बताया कि 2018 में आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, उसके बाद 39E के तहत आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी। वो अभी तक पेंडिंग है वो एप्लीकेशन? जी जी, वो पेंडिंग है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक अफजल का जो केस है, पिछले वीक मैंने इस पर बात की थी कि जो पीरियड आपने 39E के तहत, सो विद इन द 14 डेज आपने जो एप्लीकेशन सबमिट कर दी और वो 6 या 8 या 9 माह पेंडिंग रहती है, वो जो टाइम पीरियड आप गुजारते हैं, आप वो काउंट नहीं कर सकते टुवर्ड्स योर 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लीव में ब्रेक आ गया। नो, आप ओवरस्टेयर नहीं है, लेकिन जो 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस होता है, जो पीरियड आप गुजारते हैं 39E के तहत, यू कैन नॉट यूज दैट टुवर्ड्स योर लॉन्ग रेजिडेंस। यह है समरी इस केस की। अब जहाँ तक आपका जो मसला है, 2018 से आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब मैंने आपकी फुल हिस्ट्री तो नहीं देखी क्योंकि अभी तक वो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं हुआ। हो सकता है ये जो जज आपका जो अपील सुने 39 अफसर के केस के तहत, वो आपकी एप्लीकेशन को शायद वो डिसमिस कर दे कि नहीं, आपने ये टाइम पीरियड गुजारा है 39E के तहत एंड you've not completed 10 years residence until that application is decided whether that's a grant of leave। उसके बाद जो आपने 3 साल अपने गुजारे हैं, जब आपका एप्लीकेशन पेंडिंग था, वो आप लॉफुली गुजारते हैं। जब आपको लीव मिलती है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लॉफुल रेजिडेंस। हो सकता है ये वो कहे, हो सकता है ये भी कि नहीं, वो आपको ग्रांट कर दे ILR। अगेन जो आपका सोलिसिटर है वो ही आपको बेहतर बता सकता है कि आपकी हिस्ट्री के मुताबिक कि आपके केस में क्या होगा। लेकिन एज इन नटशेल, अफजल केसेस जो पीरियड आप गुजारते हैं अंडर 39E, यू कैन नॉट यूज़ दैट टुवर्ड्स योर लॉन्ग रेजिडेंस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मैंने पूछना था अपने पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जी जी, तो हम सारे बहन भाई इधर हैं, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोगों की जो है राय के उनको बुलाने के लिए क्या करना चाहिए। एक्चुअली उन्हें जो प्रॉपर्टी थी ना, तो वो ऑलरेडी सब
अपने बच्चों के नाम करवा दिए। ठीक है, और जो आपके फादर हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो दोनों जो हैं वो ओवर 80 हैं। तो प्लीज आप बताएं कि उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके नाम कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहाँ पे। नहीं, कौन से वीजे के लिए? लेकिन हम वैसे विजिटर उनको बुलाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अभी तो यही है क्योंकि वो एक दफ़ा भी नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर विजिटर के लिए आप बुलाना चाहते हैं फिर तो उनको साबित करना होगा, जो आपके फादर हैं उनके पास टाइज़ हैं पाकिस्तान में, कि अगर उनको वीज़ा मिल जाए वो वापस जाएंगे। और उसके लिए आप दिखा सकते हैं कि उनके पास ज़मीन है, घर है, पैसे हैं, पेंशन आ रही है, और वो सारा कुछ आप लगा सकते हैं कि जी देखें ये सब कुछ हो के वो यहाँ यूके नहीं रहेंगे एज एन ओवरस्टेयर, और उसमें फिर चांसेस बढ़ जाते हैं उनको वीज़ा हासिल करने में। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, कि अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपके पाकिस्तान में आपका कोई है नहीं उनकी जो देखभाल कर सके, या आप वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते दिखे पाकिस्तान, इन दोनों में से एक आप साबित कर दें और आप उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं कि आप उनकी देखभाल करें, उस बेस के ऊपर उनको मिल सकता है एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा, और उनको ILR होम ऑफिस ग्रांट कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह आती है काफ़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, और जो थ्रेशोल्ड है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, और चांसेस होते हैं कि होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती हैं, और उसके बाद अपील में जाके अगर आप जज को सेटिस्फाई कर देते हैं वो फिर आपका अपील ग्रांट कर देता है। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप एक सिस्टर से मिल लें, वो फिर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, ये पूछना ये था कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और मेरे रिसेंटली जो है ना वालिद साहब वो उनकी डेथ हो गई है। वेरी सॉरी। वो जो मेरी वालदा है वो स्टेप मदर है मेरी, तो क्या आया कि मैं उनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ या नहीं, ये प्लीज़। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि उनको आपके पैसों की ज़रूरत है, जिसके बगैर उनका जो कॉस्ट लिविंग है वो पूरी नहीं हो सकती, फिर होम ऑफिस उनको वीज़ा इशू कर देगी। सो अगेन यू गॉट टू शो दैट योर स्टेप मदर इज़ डिपेंडेंट ऑन यू फॉर हर एसेंशियल लिविंग नीड्स, और फिर जाके वो आपके स्टेप मदर को इशू कर देंगे ए सेटलमेंट स्कीम परमिट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा दसो, मेरा बीवी ना वीजा एक्सपायर होना 3 महीने। ठीक है, स्पाउस वीजा ते आई है। हाँ जी। तो मैं रिन्यू करा या ना करा? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰੋ, ਅगर नहीं फिर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। सर बहुत महंगा है, अगर मैं ना रिव्यू करूं तो क्या मसला होगा? ਉਹ ਕੱਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਏਗੀ ਡਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। लेकिन हो तो सकता है ना जी, हो तो सकता है ना ਕੀ ਉਹਨੂੰ पेपर ਦੇ ਬਗੈਰ यहीं पे रखा? ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ट्रैवल करना चाहती, कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई गल हो जाती है, उन्हें अपना इलाज कर रहा है हॉस्पिटल के विच, वो बिल कौन भरेगा? फिर वो तुसी 30-40 हज़ार पाउंड कितों कड्डोगे? सर ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ NHS ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਆਈ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਸੌਰੀ 2019 ਚ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 6 ਬੱਚੇ। 6 ਬੱਚੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ? 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, 3 ਜਾਨ ਨੇ। 3 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਗੇ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫੀਸ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ 2600 ਦੇ 3000 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਮਾफ़ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ कि तुसी अपनी वाइफ को इतने कच्चा ना रखो। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में आप मुझे मिल भी सकते हैं। और उन बहन भाइयों को जो अभी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी टर्न नहीं आई, आज रात को हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ जाके आप मुझे कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन एक शर्त पर कि आपने सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ पीएनएस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।